पाकिस्तान में जो हाल है और श्रीलंका अभी कुछ दिनों पहले कंगाली की हालत से तो अभी पाकिस्तान में जो हाल है और श्रीलंका अभी कुछ दिनों पहले कंगाली की हालत से गुजरा और वहाँ पर चीज़ों के बहुत ज़्यादा रेट बढ़ गए। तो उसकी सामान्य लोग व्याख्या करते हैं, जैसे श्रीलंका में ऑर्गेनिक उत्पादों के महत्व देने के कारण अव्यवस्था फैली और अर्थव्यवस्था बर्बाद हुई, और जैसे पाकिस्तान में आतंकवाद है इसीलिए ऐसा हो रहा है, IMF वहाँ लोन नहीं देना चाह रहा है। तो ये जो कारण तुमको समझ में आते हैं ऊपर ऊपर, ये वास्तविक कारण नहीं है। वास्तविक कारण को समझने के लिए ये बात हमको समझना होगा कि चीज़ें इतनी साधारण नहीं है, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि छोटे छोटे कारण रहे कि ऑर्गेनिक पे बल दिया इसीलिए वो देश बर्बाद होने लगा, या फिर आतंकवाद, क्योंकि पूरा देश यानी समझ लो कितना बड़ा क्षेत्र, वहाँ की जमीन, वहाँ के लोग और पूरा सिस्टम काम करता है कि हम एक व्यवस्थित अपने लोगों को खाना पानी ये सब चीज़ें सुविधाएं उपलब्ध करा सके, पर वो बर्बाद हो जाता है। वो अपने लोगों को नहीं उपलब्ध करवा पाता। क्या नहीं उपलब्ध करवाता? जो मूलभूत चीज़ें हैं, खाना उपलब्ध नहीं करवा पाता। अभी पाकिस्तान की क्या हाल है, 150-200 रुपए किलो आटा चल रहा है, और मतलब तुम सोचो कि ये तो हद से ज़्यादा अव्यवस्था की वो हालत है। तो आखिर ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि पाकिस्तान की यदि तुम बात करो तो पाकिस्तान में पूरा पंजाब वाला जो क्षेत्र है, पूरी नहरें जो है वो सब पाकिस्तान में गई है। भारत की जो पहले थी सबसे अच्छा एरिया पाकिस्तान में जाने के बावजूद आज उसकी ये हालत है। तो उसकी ऐसी हालत क्यों हुई, उसको समझने के लिए अगर हम ये सिर्फ सीधी शब्दों में बात करें कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है, तो उसके लिए जिम्मेदारों में सबसे पहली तो होती है सरकार और सरकार की नीतियाँ, पहली। दूसरी वहाँ के लोग, ठीक है। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो नेतृत्व है और जो संस्थाएं हैं वो उसमें भूमिका निभाती है। अब वो कैसे भूमिका निभाती है इसकी शुरुआत अपन करते हैं कि सबसे पहली शुरुआत होती है कि पैसे को अपने को समझना होगा, क्योंकि ये इतना साधारण नहीं है कि जैसे साधारण रूप से लोग व्याख्या करते हैं। अपन इसकी पूरा डिस्क्रिप्टिव व्याख्या कर रहे हैं जो सामान्य रूप से कभी पेपर वाले छापते नहीं हैं, क्योंकि उनकी उतनी क्षमता नहीं होती। मीडिया, क्योंकि जो लोग ये बोलते हैं कि मीडिया जो है बायस्ड होता है और मीडिया अपनी क्षमता के अनुसार ही बातें प्रकाशित करता है, क्योंकि मीडिया को चलाने वाले जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो सबसे महत्वपूर्ण लोग हैं, जो उनका हित सदता है, उसी आधार पे मीडिया संचालित होता है। ये संकल्पनाएं होती हैं। तो अब सबसे पहले समझो कि पैसा कैसे आया। रुपया जो है, रुपया यानी मुद्रा की जो मैं बात कर रहा हूँ कि मुद्रा की क्या भूमिका है, मुद्रा कैसे आई, पहले हमको ये समझना पड़ेगा। और मुद्रा की भूमिका अर्थव्यवस्था में क्या होती है, ये दूसरा पॉइंट है। तो मुद्रा की कैसे शुरुआत हुई, क्या तुम लोगों को इसके बारे में अंदाजा है जया? पहले बार्टर सिस्टम के बाद हाँ, वो क्योंकि उस समय वो सॉल्यूशन था बार्टर सिस्टम की, चीजों के बदले लेन देन करना, वस्तु विनिमय प्रणाली। हाँ, पहले ये व्यवस्था थी, फिर मुद्रा आई। तो कैसे मुद्रा आई? मुद्रा मतलब कि वो एक मूल्य स्थापित करने के लिए। हाँ, कि क्योंकि हमेशा हम एक्सचेंज पे काम नहीं कर सकते। हाँ, हमको अगर दूसरी चीज की जरूरत है तो हमको आगे वाला अगर उससे एक्सचेंज करने नहीं मिल रहा है तो वो हमारी पूर्ति नहीं हो पाएगी। तो ये सब सिस्टम को से छुटकारा पाने के लिए, मतलब लोगों को उनके एक ऐसा पैमाना सेट करने के लिए कि उनको फिर वेट ना करना पड़े, उनको जो चीज चाहिए उस मूल्य पे वो मिल जाए। हाँ, तो आप समझो कि ये जो है अपना ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जो अपन सामान्य रूप से ऐसा समझते हैं कि जिंदगी को आसान बनाने के लिए, विनिमय को आसान बनाने के लिए मुद्रा का कॉन्सेप्ट लाया गया। परंतु तुम ये समझो कि मुद्रा का कॉन्सेप्ट जो आया उसमें ये हुआ है कि पहले जो लोग थे वो पैसा या अपनी जो सांकेतिक मुद्रा है उसके पहले सोने के आधार पे लेन देन करते थे। ठीक है, मतलब कि वस्तु विनिमय प्रणाली में सामान्य रूप से लोग कीमती वस्तु जैसे सोना, चांदी
और इस तरीके से मूल्यवान पदार्थों के आधार पर लेन देन करते थे। तो अब ये क्या हुआ कि इसको लोगों ने फिर मुद्रा के रूप में छापना शुरू किया। ठीक है, मुद्रा के रूप में छापना शुरू किया। अब उसको छापने के बाद जो है उसको ये तो होगी मुद्रा विनिमय प्रणाली। पर अभी जो मुद्रा है वो एक्चुअली सांकेतिक मुद्रा है। सांकेतिक मतलब मुद्रा नहीं है, सांकेतिक रूप से एक प्रकार से पत्र मुद्रा है कि मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन देता हूँ, ये वाला कॉन्सेप्ट है। और ये कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है बैंकिंग सिस्टम से। ठीक है, अब ये बैंकिंग सिस्टम और ये जो मुद्रा है सांकेतिक मुद्रा, इसकी शुरुआत कैसे हुई ये समझो कि कोई व्यक्ति जिसके पास 1000 रुपये है, अब वो 1000 रुपये या 1000 दिनार है सोने की, अब उसके पास या 2 किलो सोना है, मान के चलो किसी व्यक्ति के पास 2 किलो सोना है। अब उसको डर है कि ये मेरे पास से कहीं चोरी तो ना हो जाए, तो वो क्या काम करता है, किसी साहूकार के पास वो 2 किलो सोना अपना जमा करता है। और वो कहता है कि भैया मैं ये तेरे को सोना जो है तेरे को जमा करके तेरे पास रख रहा हूँ। उसका यही काम रहता था साहूकार के पास कि वो सोना जमा करके रखता था और लोग उसके पास सोना जमा करते थे और उसको पैसा देते थे जमा रखने का। वो उसको एक लिख के देता था कि भाई मैंने तेरे पास की इतना सोना मेरे पास जमा है और तू जब चाहेगा मैं तेरे को वापस कर दूंगा। वो उसको सोना रखने का पैसा देता था। पर धीरे धीरे साहूकारों ने ये देखा कि हमारे पास तो सोना है ज़्यादा और हमारे पास लोग रख के जा रहे हैं, तो वो जो पर्चियां लोगों के पास हुई, बहुत सारे लोगों के पास पर्ची हो गई। अब क्या करने लगे लोग सोचने लगे कि ये जो सोने की पर्ची है, अब मैं किसी को अगर उसको 2 किलो सोना देना है तो वो डायरेक्ट सोना साहूकार के पास से लाके सोना देने की अपेक्षा उसको डायरेक्ट वो पर्ची देना शुरू उसने कर दिया। ठीक है, इस तरीके से पर्ची देना शुरू कर दिया। तो ये भी एक प्रकार से व्यवस्था ठीक थी। पर यहाँ क्या हुआ, यहाँ बैंकिंग सिस्टम कैसे पनपा उसकी शुरुआत समझो कि उस समय ये हुआ कि वो जो पर्चियाँ जितना सोना था उतनी पर्ची मार्केट पे घूम रही थी। ठीक है, और फिर साहूकार को ये समझा कि यार ये जितना मेरे पास सोना है उस सोना मेरे पास कोई व्यक्ति रखता है, मेरे को पैसे देता है और पर्ची वहाँ मार्केट में घुमाता है, तो मेरे पास तो सोना रखा हुआ है। तो उसने क्या काम किया, अपने पास उसके पास जितना सोना था उसमें कुछ अपनी रिस्क और कैपेसिटी के आधार पे उसने अंदाजा लेके बिना सोने की पर्ची जारी किया। यानी अभी क्या हो रहा था कि लोग उसके पास सोना रख रहे थे और पर्ची लेके अदला बदली करके, तो उसमें यह था कि इसके पास इतनी क्षमता है, किसी के पास 2 किलो सोने की, किसी के पास 1 किलो सोने की। अब जो व्यक्ति है साहूकार, उसने क्या काम किया, अपने पास का जो सोना है उसके बदले में, क्योंकि वो सोना तो उसका खुद का नहीं था, लोगों का था, पर इसने क्या काम किया, एक्स्ट्रा पर्ची जनरेट किया कि मेरे पास है। अब क्योंकि लोगों को उसके ऊपर विश्वास था तो उसने उसकी पर्ची को विश्वसनीय रूप में लिया। अब इसने ये पर्ची उसने जारी किया एक्स्ट्रा। जैसे उसके पास 100 किलो सोना था तो 100 पर्ची वो पहले ही 100 किलो की, तो लोगों का क्योंकि पैसा था तो लोगों को सोना वो जारी कर चुका था। अब इसने 50 पर्ची एक्स्ट्रा जारी कर दिया और जो लोग उसके पास आते थे कि हमारे को काम करना है, तो वो उनको बोला कि भैया तेरे को मैं 1-1 किलो की सोना की पर्ची दे रहा हूँ, तेरे को बाद में जब तू इससे कमा लेगा तो मेरे को 1.25 किलो सोना तू मेरे को वापस करेगा। लोग तैयार हो गए क्योंकि लोगों को जिसको जरूरत रहती है, जैसे कर्जा कौन लेता है, जो बिजनेस माइंडेड रहता है, जिसको जरूरत रहती है, वो जैसे जिसको फसल आने वाली रहती है, तो वो तो 1 किलो सोना का 1.25 किलो देने तैयार ही रहता है। अब अपने को सामान्य रूप से ये पूरे सिस्टम में गड़बड़ी क्या होगी बताओ। इसमें तो कुछ गलत नहीं समझ में आता, क्योंकि बैंक से जब हम लोन लेते हैं तो हम यही समझते हैं कि इसने समय का काम किया है, बैंकिंग व्यवस्था बड़ी अच्छी है। इसने भी वो जो बंदा है साहूकार, उसने भी जब लोगों को दिया पर्ची तो उससे किसी न किसी का काम ही बना होगा, रोड बनी होगी, दुकान लगी होगी, अर्थव्यवस्था को प्रगति मिली होगी, हुआ होगा ना ये। अब बताओ, तो इसमें कहाँ झंझट कहाँ होती है, इसमें गलत क्या है ये बताओ। गलत ये उसके पास जब सोना नहीं था, हाँ, उसकी भी उसने पर्ची जारी किया। हाँ, तो उसने तो ये लिखा ना कि भाई इसको ये जो पर्ची अगर ये किसी को देता है उसको वो 1 किलो सोना मैं दूंगा उसके बदले। उसमें क्या गलत है? नहीं, अगर आगे वाला धोखा दे दे।
हाँ, आगे वाला जब धोखा दे दे, तो जहाँ पे बैंकों के कारण बैंक कोलैप्स करते हैं, तो जहाँ जो होता है वही होता है। तो यहाँ सिस्टम जो हुआ कि अब इसमें गलती कहाँ होती समझो, ये इस तरीके से जो वर्तमान बैंकिंग सिस्टम है ना, वो इसी तरीके से काम करता है, समझ गए। अभी अपने को जो पूरे प्रकृति का और जो व्यवस्था है उसका सूत्रधार बैंक समझ में आता है, पर बैंक का यही काम है, धोखेबाजी, चोरी, मक्कारी, डकैती, उनसे बड़ी चीज है ये जो करते हैं बैंक। तो अब ये समझो कि इसमें सबसे बड़ी समस्या कहाँ आती है। वो तो सही है, अगर सब कुछ सही भी चलता रहा तो भी एक आम आदमी के साथ कहाँ छलावा होता है, ये समझो। पहले अपन ने उदाहरण में देखे थे कि 100 लोगों के पास 1-1 किलो इसने सोना जमा करे थे, जिनके पास 1-1 किलो सोना था, ठीक है। तो अब ये समझो खरीदार पहले कितने थे, 100 लोग थे। मान के चलो कोई चीज है जो 1 किलो सोने की कोई वस्तु उनको खरीदना है, तो जिसके पास 1 किलो सोना है वो उसको खरीद लेगा, ठीक है, वो उसकी कैपेसिटी में थी। पर अब क्योंकि इन्होंने एक्स्ट्रा जारी कर दिया पर्ची, तो खरीदार जिसके पास नहीं भी है पैसा, वो भी वो चीज को खरीदने के लिए दूसरे 50 लोग और आ गए। तो अब ये बताओ, जो 50 लोग जब और आ जाएंगे और 100 चीज खरीदने वाले की जगह अगर 150 लोग खरीदने वाले हो जाएंगे, तो महंगाई बढ़ेगी कि कम होगी? महंगाई बढ़ जाएगी। तो यानी ये समझो कि 1 किलो सोने वाले के पास अगर उसको 1 किलो सोना में पहले 50 घोड़े वो खरीद सकता था, तो अब वो 50 घोड़े के लिए उसको अब 1.25 किलो सोना देना पड़ेगा। यानी कि इस बैंकिंग सिस्टम के कारण वो जो बेचारे पहले जिनके पास पैसा था, उनका पैसा अपने आप कम हो गया, समझ गए। यानी उनके पास पैसा अपने आप कम हो गया। ये होता है और ये वर्तमान में भी हो रहा है। अगर हम अपने पैसे को मुद्रा में रखते हैं या रुपए में या नोट में रखते हैं, तो हमारे पैसे अपने आप हर साल कम होते जाते हैं। अगर हम कुछ नहीं कर रहे हैं, अपने पैसे सिर्फ अकाउंट में जमा रख रहे हैं, तो हमारे पैसे कम हो रहे हैं। ये सिस्टम तुमको समझ में आ गया? तो इस तरीके से बैंकिंग सिस्टम काम करता है। अब देखो, अब देश के बारे में आते हैं अपन। तो बैंकिंग सिस्टम से क्या होता है, लोगों के पास पैसा अपने आप कम होता जाता है। अब ये है सिस्टम कि विश्व स्तर पे बहुत सारे देश अविकसित है, उनके पास संसाधन नहीं है विकास करने के लिए। तो IMF जैसी विकसित जो संस्थाएं हैं, वो क्या करती, लोगों को, देशों को लोन देती है और बहुत बड़े बड़े जो अमीर जो लोग हैं वो उसको प्रेरित करते हैं कि भैया तुम वहाँ लोन दो। अब वो जो जब लोन देते हैं, तो पहले जो भारत के जैसे जो लोग थे, पहले भारत के क्या काम करते थे लोग? खेती करते थे, खुद उत्पादन करते थे, खाते थे और इस तरीके से अपनी दैनिक दिनचर्या पूरी करते थे। अब क्या होता है, लोन जो भी ये लोग देते हैं, तो ये बोलते हैं कि भाई हमारे हिसाब से तुमको चीजें बदलनी पड़ेगी, हम निवेश करेंगे। अब वो निवेश काय में करते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विस सेक्टर। हाँ, वो निवेश करते हैं जहां से उनका हित लाभ हो रहा है। जैसे वो निवेश करेंगे कहाँ, किसी देश में खनिज उत्पादन में। अब जैसे भारत में लोहा निकल रहा है, मैग्नीज निकल रहा है, तो वहाँ वो लोग निवेश करेंगे। वो अब निवेश करेंगे, या फिर अगर मान के चलो अमेरिका में सर्विस सेक्टर में जरूरत है, तो वहाँ वो लोग निवेश करेंगे। अब जब निवेश होता है तो क्या होता है, निवेश होता है तो क्या होता है, आप समझो। जो सरकारें हैं वो लोन लेती है, सरकार कि जैसे मनरेगा योजना के अंतर्गत हुआ कि लोगों को जब 200 रुपये या 150 रुपये या 100 रुपये जब मिलना शुरू हो गए, तो उन्होंने सोचा कि हम यदि खेत में या खेती का काम करते हैं, तो इससे हमारी फसल तो हमको होती है, परंतु उसमें अनिश्चितता बनी रहती। कभी कीटों का प्रयोग हो गया, कभी बारिश का पानी से झंझट हो गई, कभी कुछ हो गया, कभी फसल सूख गई। तो क्या काम करते हैं ऐसी जगह में, लोग प्राथमिक जो उत्पादक कार्य है, जिसको प्राथमिक क्षेत्र जो है, उसको छोड़ के सेकेंडरी और
टर्शियरी या तृतीयक क्षेत्र सेवा क्षेत्र के ऊपर अपनी निर्भरता बढ़ाते हैं। और विकास का जो पैमाना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सेट किया गया है, वो क्या किया गया है कि जो देश विकसित होगा वो अपनी निर्भरता किस पे निर्भर करेगा? तृतीयक क्षेत्र पे निर्भर करेगा। यानी कि वो जो ज़्यादा विकसित होगा वो देश जो सेवा क्षेत्र में जिसका जीडीपी का भाग ज़्यादा होगा। आप सोचो, सेवा क्षेत्र में ज़्यादा भाग है और जो उद्योग जो है उसमें उससे कम, और सबसे कम होना चाहिए उन लोगों के हिसाब से उत्पादक क्षेत्रों में, जो प्राथमिक जो है एग्रीकल्चर है, जो खनिज है, जिनको प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, इसमें। अब क्या होता है, जैसे इन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से पैसा आया उसके कारण सबके पास पैसा है, ये पैसा है लोन का। जैसे श्रीलंका में चीन ने बहुत सारा निवेश किया, ठीक है, उसके पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी निवेश हुआ। अब निवेश होने के कारण लोगों की आदत छूटने लगी। अभी भी तुम देखोगे शहरों के आसपास जो है, ठीक है, शहरों के आसपास बहुत सारी जमीनें खाली रहती है, ठीक है। क्यों खाली रहती है? क्योंकि वहाँ किसी व्यक्ति ने निवेश करके रख दिया है जमीन पे, एक्स्ट्रा जो पैसा आया उसमें जमीन में निवेश कर दिया। अब उस जमीन का कोई उत्पादन हो नहीं रहा है, तो जो देश में उत्पाद हो सकता था कोई चीज, वो अब पड़ी हुई है। तो अब निवेश आ गया, लोग क्या काम कर रहे हैं, खेती करना छोड़ के दूसरी चीजों पे ध्यान दे रहे हैं। अब लोन का पैसा तो वापस भी करना पड़ेगा। अब जब उस देश से संसाधन खत्म हो जाते हैं या कुछ ऐसी स्थिति बन जाती है जिसके कारण पैसा आना जो बाहर से आ रहा है वो कम हो जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, जब वहां से पैसा जब आ रहा है, जब कम हो रहा है, अब यहाँ पे होती है झंझट शुरू कि जब पैसा वहां आ रहा है तो पैसा काय में आता है? डॉलर में। अब इसके पहले ये बात यहीं पे रोकते हैं थोड़ा सा। अब इसको समझना है कि डॉलर और तेल और सोने का क्या सिस्टम था। पहले जो था विश्व स्तर पे डॉलर की बात थी, डॉलर जो था ना, तो विश्व स्तर पे सबसे पहले जो बात अपन कर रहे थे सोने वाले सिस्टम से शुरू हुआ था कहानी, सोने की नोट वाली। तो सभी देश उतनी मुद्रा जारी करते थे जितना उनके पास सोना रहता था, क्योंकि सोने के ही, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति जब मांगने आएगा तो तुम उनको सोना दे पाओगे। तो ये नियम था कि सब लोग अपने एक क्षमता के आधार पे जितना उनके पास सोना रहेगा उसके आधार पे वो नोट जारी करेंगे। परंतु अमेरिका वास्तव में एक देश है, ठीक है, परंतु वो एक ऐसा देश है जहाँ का बैंक सरकारी नहीं है। यानी उसका जो फेडरल बैंक है वो वास्तव में अमेरिका का बैंक नहीं है, वो लोगों का बैंक है, प्राइवेट पूरी। जैसा अपना भारतीय रिजर्व बैंक है, वो भारत की संस्था है, भारत सरकार का उस पर कंट्रोल है। पर वो जो फेडरल बैंक है उसके ऊपर अमेरिका का सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, वो लोगों का बैंक है और वो निर्धारित करता है। तो इस व्यवस्था में उसने क्या काम किया, उसने अपने पास से सोना खत्म कर दिया। वो क्या काम करता है, अब डॉलर जो है अपनी मर्जी के आधार पे छापता है, सोने के आधार पे नहीं छापता। हाँ, डमी छापता है। यानी उसने ये पूरा सिस्टम से हटा दिया सोना, एक चीज वो किया। और अब जो है, जब विश्व स्तर पे ऊर्जा के ऊपर निर्भरता बढ़ी तो जो खाड़ी देश है, खाड़ी देश पहले अपने को डायरेक्ट तेल बेचते थे, अपन उनसे तेल लेते थे। अमेरिका ने क्या काम किया कि बोले विश्व स्तर पे पूरा आतंकवाद है और तुमसे सब तेल जो है तुमसे छीनते हैं, इसलिए हम तुमको सुरक्षा देंगे। अमेरिका खाड़ी देशों को सुरक्षा देगा और वो क्या काम करेंगे, खाड़ी देश जो है उसके लिए क्या चुकाएंगे, तो हाँ, पैसे नहीं चुकाएंगे। बोले तुमको उसके लिए कुछ नहीं करना है, तुमको सिर्फ लेन देन जो है डॉलर में करना है, डॉलर में करना है। लेन देन तुमको क्या करना है, डॉलर में करना है। तो वास्तव में यदि भारत की सबसे बड़ी अभी आवश्यकता क्या है, जो हमको दूसरे देश से चाहिए ही चाहिए, वो है तेल, वो है ऊर्जा। तो उसने क्या काम किया, पूरे विश्व स्तर पे जो तेल वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको पकड़ा और उसको बोल दिया कि भैया तुम जो पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मार्केट करोगे तो वो डॉलर पे करोगे।
उसने उनको मना लिया, कुछ डरा के, कुछ धमका के, और कुवैत जैसे जो देश नहीं माने उनके ऊपर चढ़ाई कर दिया, उनको बर्बाद कर दिया, लड़ाई करवा दिया, सब उनको बर्बाद कर दिया। तो इस तरीके से उनने अब क्या होता है, डॉलर जो है अपने आप में उसमें कुछ नहीं है, ना सोना है, ना चांदी है, ना कुछ है, पर क्योंकि अगर हम जाके सऊदी अरब को बोले कि भैया हम तेरे को रुपया में पैसा दे रहे हैं, तो वो बोलेगा मैं नहीं लेता। ईरान उसकी बात नहीं मान रहा था, तो ईरान को कैसा बर्बाद किया है उसने, ठीक है। और अब हम ईरान से अगर हम लेना चाहते हैं ईरानी मुद्रा में, तो भारत के ऊपर डंडे मारता है अमेरिका कि बोले तुम नहीं ले सकते, वो आतंकवाद को तुम इससे प्रोत्साहित कर रहे हो। तो वो क्या काम करता है कि तुम डॉलर जो, तो तुमको मजबूरी हो जाती है कि तुमको डॉलर लेना पड़ेगा, लेके वहां से फिर वो सामान खरीदो। हाँ, अब क्या होता है, जब डॉलर से IMF जैसी कोई संस्था हमको जब डॉलर नहीं देती, या भारत को या पाकिस्तान को या श्रीलंका को, अब श्रीलंका से उसकी ठनी थी अमेरिका की किसी मुद्दे पे, और पाकिस्तान भी अभी उसका साथ नहीं दे रहा था, क्योंकि भारत ज़्यादा नज़दीक आ गया था और पाकिस्तान चीन की तरफ चले गया था। तो वहाँ जो है डॉलर की सप्लाई हो जाती है कम, और जब डॉलर की सप्लाई कम हो जाती है तो पाकिस्तानी मुद्रा या श्रीलंका के जो रुपए हैं वो ऐसे ताश के पत्तों के जैसे ढहने लग जाते हैं। तो समझ लो $1 पे तुमको, जो पहले अभी हमारा 80 रुपया है, ठीक है, हम क्यों देते हैं उसको 80 रुपया, साधारण से रूप से हमको लोग बताते हैं कि भैया हमारा आयात जो है, आयात हमारा ज़्यादा है और निर्यात कम है, साधारण रूप से यही बताया जाता है ना। पर तुम्हारे को किस किस चीज़ की ज़रूरत है विश्व स्तर पर लेने के लिए, अब जैसे भारत की यदि तुम बात करो, तो एक व्यक्ति को जो जो चीज़ की ज़रूरत है, रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब भारत में उगता है कि नहीं? कपास भी उगता है, हर चीज चावल उगता है, तेल उगता है, सब चीज़ उगती है, पर फिर हमको लाना मंगाना क्यों पड़ता है? सोचो कभी इस विषय पे। तो यहाँ पे सरकार को वो लोग अपना माध्यम बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? जैसे कि पाम ऑयल, आप समझ रहे हो, भारत में हमेशा से हमारे पुरखे जो है तिल्ली का तेल खाते थे, अलसी का तेल खाते थे, ठीक है। वो जो तेल खाते थे तो भारत में वो तेल उगता था, लोग उसको तेल को खाते थे। अब क्या काम हुआ, विश्व स्तर के लोगों ने, अरबपतियों ने, पैसे वाले लोगों ने सोचे कि भारत में कुपोषण हटाना है, अब हम भारत में तेल भेजेंगे, और तेल गाय का पाम ऑयल, ठीक है। अब वो जो पाम ऑयल यहाँ आने लगा, अब पाम ऑयल जो है सरसों में, सोयाबीन में, ये सब में मिलने लगा, तो भारत के जो किसान हैं, अब भारत के जो किसान हैं उनकी सरसों की वैल्यू कम हो गई, उनकी अलसी की वैल्यू कम हो गई, तो हमने वो काम उगाना बंद कर दिया। अब हमने जब उगाना बंद कर दिया तो हम उनके ऊपर निर्भर हो गए। समझ में आ गया? तो कैसे प्राथमिक क्षेत्र को ध्वस्त किया जाए। अब देखो, अब सरसों का तेल जो है अभी भी जो होता है मार्केट में, अगर सरसों तुम लेने जाओ, या तुमने जो कच्ची घानी का तेल कभी किसी से पिरवाए होगे तो तुमने देखे होगे कि मार्केट में जो सरसों का तेल है वो कम कीमत पे आ रहा है, और हम जो सरसों का तेल पिरवा रहे हैं वो ज़्यादा कीमत में हो रहा है। तो एक सामान्य सी बात है कि हमारे खेत से सरसों हमने उगाए, हमने खुद मेहनत करके सरसों उगाए, इसकी मार्केट में वैल्यू 60 रुपये किलो है, इसका हम तेल निकाल रहे हैं तो ये 200 रुपये किलो पड़ रहा है। और जो तेल कहीं किसान ने उगाया होगा, फिर वो किसान ने किसी व्यक्ति को, दुकानदार को बेचा होगा, फिर वो दुकानदार से वो किसी उस व्यक्ति के पास गया होगा जो सरसों तेल की कंपनी का मालिक है, फिर उसका ट्रांसपोर्ट हुआ होगा, फिर वहाँ वो तेल बना होगा मशीन में, फिर मशीन से वो फिर किसी किराना दुकान में आया होगा, उसके बीच में 1-2 ब्रोकर होंगे, फिर वो किराना दुकान से वो हमारे पास आता है। यानी इतनी चैन में इतने सारे लोग, प्लास्टिक की बाटल और पूरी चीज़ मिलाने के बावजूद भी वो तेल का रेट हमारे तेल के रेट से सस्ता होता है। सोचो ऐसा क्यों? तो यहाँ होती है सरकार की भूमिका। क्या सरकार इस बीच में जो हो रही है कलभंडी उसको कंट्रोल करती है?
वो जो तेल के नाम पे दूसरी चीज बेच रहे हैं उस पे कंट्रोल करती है, और जो सरकार प्रोत्साहन देती है, जैसे जो बिजली सप्लाई हो रही है, अब एक सामान्य व्यापारी जो है अपने जो किसी शहर के, उसको जिस दर पे बिजली मिल रही है, और औद्योगिक क्षेत्र पे जो औद्योगिक क्षेत्र विकास के नाम पे सब्सिडी पे उसको जो बिजली मिल रही है, ट्रांसपोर्टेशन में जो सब्सिडी मिल रही है, उनको बहुत ज़्यादा व्यक्ति लोन दे के उनको जो सब्सिडी दे रहे हैं उद्योगीकरण के नाम पे, इस पूरे प्रकरण के कारण जो होता है, उत्पादक जो क्षेत्र है जिसको हमेशा से सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए, उसको सबसे डिमोरलाइज किया जाता है। तो क्या होता है, निर्भरता दूसरों पे बढ़ती है, और निर्भरता बढ़ती है तो फिर क्या होता है, जैसे मलेशिया से पाम ऑयल हमारे यहाँ आता था, अभी हमारा कश्मीर में उस कश्मीर के विषय पे उसने इस्लामिक देश होने के कारण उनका समर्थन कर दिया, तो हमने वहाँ से पाम ऑयल लाना बंद करने की सोचे, तो हमारे पास जो है तेलों के रेट एकदम से बढ़ गए, जबकि भारत में हमेशा से बहुत ज़्यादा तेल का उत्पादन होता है। तो ये बात हुई साधारण। अब देखो लोग मानसिकता कैसे प्रभावित करते हैं। भारत में कपास उगता है, कपास की चीज़ें, कपड़े लत्ते, साड़ी बनाना या कोई भी जो ओढ़ने आड़ने वाली जो चीज़ें बनाना कपास से ज़्यादा आसान रहता है। उनने बोले कि नहीं, भारत के सबसे अच्छे दिखने वाले लोग साड़ी और भारतीय परिधान नहीं पहनते जैसा पहले से पहनते थे, तुम पहनो वो चीज़ जो उन्होंने बनाया हुआ है। अब तुम ये बात जान के आश्चर्यचकित हो जाओगे, जब टेरी कार्ड सबसे पहले मार्केट में लॉन्च किया गया था तो टेरी कार्ड पहनने वाला व्यक्ति सबसे अमीर रईस समझा जाता था, और आज जो टेरी कार्ड जो पहनता है वो सबसे गरीब आदमी कहलाता है। अब सूती पहनने वाला जो है वो रईस कहलाता है। तो ये होती व्यवस्था, और ये मशीनीकरण ये उत्पादक क्षेत्र को बर्बाद करता है। तो अभी इस पूरे कॉन्सेप्ट से जो अपन ने बात करे, तुमको क्या चीज़ें समझ में आई, तो अपन आगे बढ़ते हैं। बोलो, समझ में आया। तेज बोलो थोड़ा। जो देश है, किसी देश को कैसे उसकी पूरी व्यवस्था पे दूसरा देश आधिपत्य कर लेता है या अपनी विचारों के आधार पे उसको चलाता है, और लोग जो है इस बात को समझ नहीं पाते, और सरकार की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है इसमें। मुद्रा का क्या काम है वो समझ में आया, और देश मतलब कैसे प्रगति करता है और कैसे बर्बाद होता है, और दूसरे देशों को क्यों मौका मिलता है और किस बात का वो फायदा उठाते हैं। किसी भी देश की जो प्रगति है वो वहाँ के प्राथमिक क्षेत्र के जो उत्पाद है उन पर निर्भर करती है, और अगर कोई देश जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करता है और अन्य देशों से ज़्यादा मतलब आयात करता है, निर्यात करता है, और अपने देश के प्राथमिक उत्पादों पर ध्यान नहीं देता, तो उसकी अन्य देशों से निर्भरता बढ़ती जाती है, जिसके कारण बाद में उसको मतलब उसके गंभीर परिणाम भुगतना पड़ता है। एक चीज़ ये समझ में आई, और दूसरा चीज़ ये कि जो अमेरिका का जो फेडरल बैंक है, जो बोलना चाहिए आभासी मुद्रा को जारी करता है, तो उसकी वजह से क्या है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में जब वो जारी कर लेता है और पूरे विश्व पर उसका कंट्रोल होने की वजह से वो अन्य देशों को मतलब बोलना चाहिए डॉलर में व्यापार करने के लिए बाध्य करता है, या बोल सकते हैं कि अन्य देशों को अपने साथ जुड़कर करने के लिए बाध्य करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ के जो प्राथमिक व्यवसाय है वो प्रभावित होते हैं बहुत ज़्यादा। तो देखो क्या होता है, अमेरिका कुल मिला के ये समझो कि लोग जब तर्क संगत निर्णय नहीं लेते, अंधानुकरण करते हैं, जैसा सब कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, जब वो ये नहीं सोचते कि हमको कैसे जीवन जीना चाहिए, हमारी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, ये जो घटनाएं घट रही है इसके क्या मायने हो सकते हैं। जैसे कि भारत ने 1991 में अपना द्वार जो है अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए खोला, विकेंद्रीकरण के लिए खोला, तो उसके 2-4 साल के भीतर जो है भारत की महिलाओं को जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सौंदर्य प्रतियोगिताएं होती है
उनमें चुना जाने लगा। उसके पहले तक के किसी को नहीं चुना गया था। समझ में आ गया? तो उनको बताया गया कि भैया तुम्हारा देखो, ये है सबसे सुंदर महिला। सबसे सुंदर महिला कौन सी? जिसका 0 फिगर है, जो टी शर्ट पहनती है, जो जीन्स पहनती है, ये सबसे सुंदर है। अब जब ये होता है तब यहाँ पे फिर जीन्स के और टी शर्ट के और क्लॉथ स्टोर खुलते हैं और लोग फिर उनको लेते हैं। जबकि होना क्या चाहिए था? भारत में कपास उत्पादन होता है, भारत में उसका कपड़ा बनता है, तो भारत के कपड़े भारत के लोगों को पहनना चाहिए था। पर हम क्या करते हैं? अभी हम कपड़ा भी दूसरे देशों से आयात करते हैं। अब इस तरीके से ये तो एक साधारण सी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें अपन जो है बोल के नहीं बता सकते, परंतु इन सब चीजों का जो आधार है वो आधार ये है कि लोगों की मानसिकता को प्रभावित करना, लोगों को ये एहसास दिलाना कि तुम्हारे लिए जो सबसे अच्छा विकल्प है वो है स्वतंत्रता, वो है लोकतंत्र। अब ये बहुत बड़ी बात है कि लोकतंत्र, स्वतंत्रता, इनके क्या मायने हैं, इनकी वास्तविक स्वतंत्रता किसको कहते हैं। लोगों को ये लगता है कि हम ऐसा जो पश्चिमीकरण है और आधुनिकीकरण है, इसके कॉन्सेप्ट लोगों के क्लियर नहीं है। आधुनिकीकरण क्या होता है और पश्चिमीकरण क्या होता है, इस बात को समझना जब लोग समझ जाएंगे कि भाई पश्चिमीकरण ये कि पश्चिम का अनुकरण, आधुनिकीकरण का मतलब है जो आधुनिक वैज्ञानिकता है, जो क्रमबद्ध चीजें विकसित हुई है, जो सही है, तर्क संगत उसका निर्णय लेना। अब जैसे ठंड पड़ रही है और ठंड में हम जो अगर निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि हमको क्या पहनना हमारे शरीर के लिए सूटेबल होगा, क्या खाना हमारे जीवन के लिए सूटेबल होगा, तो वो क्या कहलाएगा? आधुनिकीकरण कहलाएगा। और अगर तुम नहीं ले पा रहे हो निर्णय तो पश्चिमीकरण में हो, और तुम अगर ले पा रहे हो निर्णय तो ये आधुनिकीकरण है। तो पाकिस्तान और श्रीलंका में यही हुआ। उनके पास जब पैसा आ रहा था, चीन ने वहाँ भी निवेश किया, पाकिस्तान में भी और श्रीलंका में भी। ये चीन के कंट्रोल में थोड़े थोड़े हो रहे थे, इसीलिए अमेरिका ने अपना समर्थन यहाँ से हटा लिया। ठीक है, अमेरिका जो है भारत से युद्ध लड़ने के नाम पे, क्योंकि अमेरिका को ये भ्रम था, और पाकिस्तान जो है एक छोटा देश था, तो पाकिस्तान ऑटोमेटिकली उनके कंट्रोल में था। उन लोगों को ये भ्रम था कि ये मुसलमान जो देश है, मुसलमान कौम के नाम पे ये देश बना है, ये तो बंटने वाला नहीं है। और भारत जो है अलग अलग विविधता वाला देश है, ये कभी भी इसके टुकड़े हो जाएंगे, ये बंट जाएगा। तो उन्होंने पाकिस्तान को समर्थन किया। अब पाकिस्तान को समर्थन किया, और पाकिस्तान को समर्थन करने का उनका एक दूसरा कारण ये भी था कि अफगानिस्तान में रूस का कंट्रोल था बहुत हद तक, और उस एरिया में, और इधर चीन और भारत, तो भारत में हमारा जो बड़ा देश था उस पर एकदम से कंट्रोल नहीं कर सकता, तो उसने पाकिस्तान को खूब पैसे शुरू से दिए। तो पाकिस्तान के लोगों की आदत हो गई कि वहाँ से पैसा आना और उस पैसे के आधार पे मौज करना, उसके पैसे के आधार पे कहीं नौकरी कर लेना, वहीं पे छोटी मोटे काम धाम करना, पर उनने अपना जो प्राथमिक जो क्षेत्र है उसको कर दिए बर्बाद। और अभी जब वहाँ से चीन से भी जब पैसा आया, उनकी परियोजना शुरू हुई, वहाँ से पाकिस्तान के वो जो अपना पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से चीन को जोड़ने वाली जो परियोजना है, उसमें भी उनके पास खूब पैसा आया, रोजगार बढ़े। तो वो क्या काम करे उन्होंने, क्योंकि उनकी आदत तो खत्म होने लगी थी उत्पादक क्षेत्रों से, वो बहुत ज़्यादा निर्भर हो गए। और अभी क्योंकि चीज़ें बदली, अमेरिका का हाथ वहाँ से हटा, तो वहाँ पैसा डॉलर आना बंद हो गया। अब जब डॉलर आना बंद हो गया और उनको बहुत सारी चीज़ें आयात करनी पड़ रही है, तो वो होंगे ही बर्बाद। इसी तरीके से श्रीलंका में भी हुआ, और इसी तरीके से दूसरे देशों में भी होता है। इसीलिए किसी भी देश को ये चाहिए कि वो अपने देश में अपनी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो ये व्यवस्था सुनिश्चित करे कि हमको इनका आयात नहीं करना पड़े। अभी जब फूड सिक्योरिटी वाला जो मुद्दा था, और WTO जानते हो ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे भारत और दूसरे देशों के बीच में सबसे बड़ा अगर तुम विवाद सर्च करोगे तो ये है कि दूसरे देश ये चाहते हैं कि भारत जो अपने देश में राशन खरीदे
जो वो सप्लाई करता है गरीबों को, वो विश्व स्तर पे ऑनलाइन खरीदे, क्योंकि उसका ये नियम है कि कोई किसी भी देश को इस आधार पे बाधित नहीं कर सकता कि ये जो माल उत्पादन हुआ है ये अन्य देश में हुआ है। सरकार जब खरीदी करती है तो वो ये नहीं बोल सकती कि तुम्हारे दूसरे देश का इसीलिए मैं नहीं खरीदूंगा, या अपने देश को एक निश्चित सीमा से ज़्यादा सब्सिडी तुम नहीं दे सकते। तो उन लोगों का कहना है कि भैया तुम जो है चावल और जो गेहूं है वो तुम बांटना चाहते हो, गरीबों को बांटो, पर ये हमारे भी लोग इसमें सप्लाई करना चाहते हैं। अब क्या होगा, जब वो सप्लाई करेंगे, यदि उन्होंने सप्लाई किया तो जो धान अभी भारत के किसानों से 2,000 रुपये कुंटल पे सब्सिडी रेट पे किसानों से 2,000 रुपये कुंटल पे हम धान खरीद रहे हैं, और गेहूं 1,500 से 1,800 के बीच में जो सरकार खरीद रही है वो उसको 1,000 रुपये और 1,500 रुपये में देने तैयार है। 1,500 रुपये में वो धान दे देगी और 1,000 रुपये में वो लोग गेहूं दे देंगे, क्योंकि उनके पास ज़मीन बहुत ज़्यादा है, एग्रीकल्चर से जनसंख्या उनके पास कम है, और मशीन से खूब सारा उत्पादन करते हैं, और उत्पादन करने के साथ साथ उनके पास चीज़ें भी ज़्यादा है, तो वो सब्सिडी भी अपने किसानों को देते हैं, तो वो कम कीमत पे सप्लाई कर सकते हैं। पर यदि वो कम कीमत पे सप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, जब तक कि हमारे पास डॉलर है तब तो हम वहाँ से ले लेंगे, फिर हमारे जो किसान है वो उत्पादन बंद कर देंगे। अब बंद कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, अगर हम बंद किए तो हम उनके ऊपर निर्भर हो जाएंगे, और फिर हमको जैसे वो बोलेंगे उठो तो हमारे प्रधानमंत्री उठेंगे, जब वो बोलेंगे बैठो तो हमारे प्रधानमंत्री बैठेंगे। ये पूरा देश इस तरीके से हमारी खाद्य सुरक्षा जो है उनके ऊपर निर्भर हो जाएगी। अब सोचो, जो एग्रीकल्चर पे जो कानून बने थे, ये सब चीज़ें भी इसी तरीके से आदमी के हितों को, कंपनियों के हितों को, ये सब चीज़ें भी अलग अलग लेवल पे प्रभावित करती है। तो जब तुम लोग पढ़ते हो ना तो बहुत एक जागरूकता की नज़र से पढ़ो कि ये क्या हो सकता है, ये पेपर वाला क्या लिख रहा है, इसके पीछे का और क्या कारण हो सकता है, इसके ऊपर अगर इतना विवाद हो रहा है तो क्यों हो रहा है, पूरे किसान यदि सड़क पे आ गए थे तो क्यों आए थे, क्योंकि ये चीज़ें इतनी आसान नहीं है जितनी आसानी से वो मीडिया हमको दिखाता है। अब क्या होता है, अब सोचो कि एक पिक्चर रिलीज हुई पठान नाम की, शाहरुख खान की, उसने उसमें एक्टिंग किया, पर सोचो एक पूरा देश का पूरा मीडिया उस नौटंकी पे फोकस हो गया है, क्योंकि लोगों को ये बताया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तुम्हारे लिए यही मुद्दा है। अब वर्ल्ड कप हो रहा है, क्रिकेट हो रहा है, फुटबॉल हो रहा है, मतलब कोई ना कोई नौटंकी हर दिन हो रही है। लोग इस विषय पे पूरा अपना दिमाग लगा रहे हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, पर वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये चीज़ जो है, जो अमेरिका, ये जो क्रिकेट है, फुटबॉल है, शाहरुख खान है, प्रीति जिंटा है, या जो भी नौटंकी जो कर रहा है, वो हमारे दाल रोटी कपड़ा इन चीज़ों में कहाँ आता है। जो पिक्चरें हैं, जो खेल है, या जो भी चीज़ जिसको सबसे अच्छा देश समझता है, वो हमारे दाल रोटी कपड़ा में कहाँ आता है, कहीं नहीं आता। इससे देश गुलाम होता है, इससे आदमी गुलाम होता है, इससे उसकी मानसिकता खराब होती है। हम क्या काम करते हैं, एक आदमी गाड़ी खरीद लेता है, गाड़ी खरीद लिया उसने अपनी, और कोई भी आदमी, तुम कोई भी उदाहरण लेके देख लो, जो आदमी के पास जितना पैसा होता है उससे वो 2 गुना या 3 गुना रेट पे चीज़ें खरीदता है, ठीक है। अब उसने खरीद लिया, मान के चलो अपनी औकात से डबल या ट्रिपल रेट पे चीज़ खरीद लिया, उसके लिए वो लोन लेता है। अब लोन लेता है और फिर उसके लोन की किस्त भरता है, ठीक है। अब लोन लेके किस्त भर रहा है, तो जो चीज़ उसको 5 लाख भरनी थी वो उसका ब्याज लेके 7.5 लाख रुपए भरता है, ठीक है। अब यही मैं तुमको तो हमारी आंटी ने चूहा पकड़ ली, ये बहुत शानदार है। अब मैंने जो तुम लोगों से बोला था उस समय कि लोकता, ये वाली चीज़ें जो है इसका कैसे मिसयूज़ होता है, आप समझो कि यदि किसी देश में लोगों को सही और गलत जो है
सामान्य रूप से हर व्यक्ति, हर बुद्धि वाला तो समझ नहीं सकता। तो लोकतंत्र में क्या होता है, लोगों को मोबिलाइज किया जाता है कि तुम्हारे लिए ये सही है, तुम इसके लिए लड़ो। तो ऐसे जो नेता होते हैं, जो नेतृत्व होता है, जिसको समझ रहा है कि सही और गलत क्या है, उसकी सरकार को गिरा दिया जाता है और ऐसी सरकार बना दी जाती है जो उनके इशारों पे काम करे, जो उनके लिए काम करे। तो ये जो है, स्तर पे इतना हस्तक्षेप होता है। हाँ, ये वैश्विक स्तर पे होता है, ये स्थानीय स्तर पे होता है और जो अपनी पंचायती स्तर पे भी होता है। इसीलिए ऐसे लोगों को नेता बनाया जाता है जो किसी जो पूंजीपति के कंट्रोल में काम करता है। ठीक है, तो ये हुआ, ये लोकतंत्र का इस पे दुरुपयोग होता है। और स्वतंत्रता पे कैसे दुरुपयोग होता है, जैसे कार का उदाहरण से मैं बता रहा था। लोगों को लगता है कि हम जो है इससे मजे कर रहे हैं, कार खरीद के, अच्छा घर बना के, ये हमारी स्वतंत्रता है, हम इस पे मजे कर रहे हैं। और सोचो इसमें क्या है, क्या होता है, वो व्यक्ति लोन लेके मजबूर बन जाता है, गुलाम बन जाता है कि उसको रोज नौकरी पे जाना है, और रोज नौकरी पे जाएगा नहीं तो वो अपनी ईएमआई कैसे भरेगा, वो लोन की किस्त कैसे भरेगा। तो ये उसकी स्वतंत्रता हुई कि गुलामी हुई। और जब व्यक्ति सामूहिक में, पहले समूह में रहता था, तो वो सब एक दूसरे से मिल, जैसे कोई संयुक्त परिवार में रहता था, तो वो कोई किसी की बात मानता था, किसी की नहीं मानता था। परंतु उसको क्या, हमें ये डर लगा रहता था कि अगर मैं काम नहीं करूंगा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। खाने पीने को तो सबको रहता था, पर अब क्या हो गया है, खाने पीने की तो कोई बात ही नहीं करता। लोग क्या काम करते हैं, हमको ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना है, घर बनाना है, गाड़ी खरीदना है, प्लेन खरीदना है, अपना सिर खपाना है, और उसके चक्कर में उसको दिन रात काम करना पड़ता है। तो अभी भी देखोगे, किसान की जीवन देखो और एक नौकरी वाले का जीवन देखो। किसान आदमी मालिक है, जब अपने खेत में जाता है काम करता है, जब उसको शादी में किसी के जाना है, वो उसके पास समय रहता है शादी में जाने का, उसके पास समय रहता है लोगों के बच्चों का बर्थडे एंजॉय करने का, उसके पास समय रहता है हर चीज का, उसके पास समय त्योहार मनाने का। नौकरी पेशा वाले के पास कोई समय नहीं है, क्योंकि वो आदमी क्या है, गुलाम है नौकरी वाला। और मालिक कौन है, उत्पादक। हमेशा से ही उत्पादक जो है वो मालिक रहा है, पर क्योंकि लोगों की संकल्पना बदल गई है, मानसिकता में ऐसा संदूषण फैला दिए हैं, लोगों को लगता है कि जो भी काम उत्पादक कर रहा है वो कुछ नहीं कर सकता, इसीलिए वो काम कर रहा है। तो ये सब चीजें हैं, ये चर्चाएं और भी चलेगी, चर्चाएं बहुत लंबी है। आज के लिए आप इतना समझो कि दुनिया में जो हमको ऊपर ऊपर दिख रहा है वो उतना साधारण नहीं है जो वो उतना घटित हो रहा है। जय हिंद।